बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रहा हूँ जो दुनिया भर की खवातीन, बिलखसूस साउथ एशियन खवातीन के लिए एक मिसाल है। आप डॉक्टर बाय प्रोफेशन हैं। कैलीग्राफी एंड पेंटिंग इनका पैशन है। और गुज़श्ता 12 साल से ये एक रेडियो शो भी होस्ट करती हैं। कैलगरी अल्बर्टा से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। इनका नाम है सलमा यादव जी। तो सलमा यादव जी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया एंड मैं भी अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सारे सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा बहुत ज्यादा सलाम और आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अपने रेडियो पे दावत दी। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच जी। सलमा साहिबा, ये बताएं कि आप 1975 में आप रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक हुई जी जनाब यादव जी साहब के साथ, जी और जी 1976 में आप यहाँ कैलगरी आ गई। जी बिल्कुल। तो क्या ये बताएं कि ये मोहब्बत की शादी थी, और ये सफर कैसा रहा, क्यों इतना जल्दी आप कनाडा आ गए, और ये आप इसको कैसा फील करती हैं? क्या पाकिस्तान को मिस करती हैं, या आप समझते हैं कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन था? ओके, तो सबसे पहले तो मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से मेडिकल स्कूल में ही हुई थी। हम लोग जी। हैदराबाद पाकिस्तान में जामशोरो में लियाकत मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। और ठीक फिर है। हमारी शादी जैसे हमारे इम्तिहान खत्म हुए हमारी शादी हो गई। उसके बाद हमारे जो मेरे मियाँ हैं उनके जो सारे रिश्तेदार थे वो कैलगरी में रहते थे। ठीक है। तो वो उन लोगों ने हमको स्पॉन्सर किया। उसकी ये ओके। वजह है कि हम लोग कैलगरी आए क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कैलगरी का दुनिया के किस कोने में है और ओके। ओके। कैसा है, क्योंकि हम कराची से और हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। और वहां ठीक तो खूब लोग और शोर शराबा। और वो जब मैंने मैं आपको बताऊं, जब मैंने प्लेन से कैलगरी को देखा तो जी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने अच्छा। से कहा तुम मुझे कौन से जंगल में लेकर आ। ओके। तो जी, तो बस 76 की मुझे याद है, मई का लॉन्ग वीकेंड था, हम लोग कैलगरी पहुंचे थे। उस वक्त तो मौसम ठीक है। बहुत अच्छा था। हमें अच्छा। पता था कि नवंबर दिसंबर में यहाँ क्या होने वाला है। राइट, राइट, राइट। लेकिन जहाँ देखे ना, जहाँ आप कहते हैं ना, जहाँ आपकी किस्मत आपको लेकर जाती है, आपका जहाँ दाना पानी लिखा होता है, जी। अल्लाह ताला हमें वहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, थोड़ा स्ट्रगल तो होता है शुरू में, जी। जी। इम्तिहान देने पड़ते हैं। वहां से हम लोग वहां की डिग्री लेकर आए थे। और फिर राइट। जाहिर बात है हम लोग को इम्तिहान देने पड़े। लेकिन हमारे जो हस्बैंड के जो सारे रिश्तेदार, मेरे सारे लॉज बहुत अच्छे, हमें बहुत जी। अच्छा सपोर्ट दिया उन लोगों ने। तो ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सब कुछ सेटल होते गए। और हम लोग 5 साल टोरंटो में भी रहे वहां अच्छा। भी। फिर हम लोग वापस कैलगरी आ गए क्योंकि मेरे अपने कोई रिश्तेदार जब तक कनाडा जी। में नहीं थे। तो मैं जी। चाहती थी कि मेरे बच्चे जब बड़े हों, मेरे अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े हों, क्योंकि ये हम्म। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये बताएं कि ये आप इतने सारे काम एक साथ करती हैं, आप रेडियो शो भी होस्ट करती हैं, आप कैलीग्राफी और पेंटिंग भी बड़े पैमाने पे आपका पैशन भी है, आप एग्जीबिशंस भी करती हैं, जी, साथ आप डॉक्टर भी हैं। ये सारे प्रोफेशन अगर देखा जाए तो अपनी जगह पे एक फुल टाइम लेने वाले ये काम है। तो आप कैसे ये सब मैनेज कर रही हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो एक है मेरे हाथ में हुनर, वो है टाइम मैनेजमेंट। और राइट। वक्त जो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला भी हमें कहते हैं कि अपने वक्त का बहुत ख्याल रखो। क्योंकि अगर ट्रू। आप मैं बहुत ज्यादा वक्त की पाबंद हूँ, और मेरे दोस्त और मेरी फैमिली इस चीज से बहुत वो होते हैं कि आप बहुत ज्यादा टाइम की पाबंद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त
की पाबंदी करना बहुत जरूरी है, अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं तो ठीक है। अपनी मेडिसिन एज प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं अपने जी। हस्बैंड के उनके ऑफिस के लिए काफी हेल्प करती हूँ, और जी। वो फ्लेक्सिबल है, मैं घर से करती हूँ, तो फिर मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ कि मैं अपने अह, दिन में कितना वक्त अपनी पेंटिंग को दे सकती हूँ, शाम का कितना वक्त मैं अपनी वॉलेंटियरिंग के लिए दे सकती हूँ। और मैं पेंटिंग में हर चीज पसंद करती हूँ, लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा चीज पसंद करती हूँ वो इस्लामिक कैलीग्राफी है। ठीक तो है। टाइम मैनेजमेंट मुझे लगता है मेरे लिहाज से, मेरे जी। ओपिनियन में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एक्सीलेंट। वो मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ ताकि मैं बहुत सारी चीजों में लोगों की भी मदद कर सकूं, और बहुत सारा अपना जो मेरी हॉबी है, जो आर्ट है, वो मैं उसको भी कंटिन्यू कर सकूं जी। जी जी, इसीलिए आज का प्रोग्राम का होस्ट तो मैं हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने जूम ऑन किया आप पहले से मौजूद थी। नहीं, ये मेरी इसीलिए शायद मैं इतना कुछ करने कर सकती हूँ और करना चाहती हूँ जी। ठीक है। तो ये वो थोड़ा सा नाजरीन को बताएं, क्योंकि हम इमिग्रेशन पे भी प्रोग्राम चलाते रहते हैं। आप जो आपका ये सफर था कराची से या हैदराबाद से यहाँ पे कैलगरी, आप कनाडा आए, तो जी इसमें किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, और अपने प्रोफेशन के हिसाब से या सेटलमेंट के हिसाब से या आपके रोजगार के हिसाब से, तो ये किस तरह के आप उस वक्त से गुजरी हैं? जी, देखिए उस जमाने में तो इमिग्रेशन भी मुश्किल भी था, लेकिन जितना अब मुश्किल है इतना नहीं था, क्योंकि इतना नहीं था, सही कनाडा बात है। लोगों को, क्योंकि कनाडा में बहुत कम लोग थे, वो चाहते थे कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स को यहाँ लाया जाए। तो ठीक है। आने में इतना मुश्किल नहीं था, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आ सकी, जो बहुत अच्छी चीज थी, जो बहुत सारे लोगों को ये प्रिविलेज नहीं मिलता है कि वो अपने हस्बैंड करेक्ट। आ सके। लेकिन चैलेंजेस तो होते ही हैं, जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा बैकग्राउंड देखना पड़ता है, आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपके मेडिकल्स होते हैं, आपका सब होता है। जब यहाँ पर हम आए तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की डिग्री होती है, तो आपको यहाँ पे इम्तिहान भी देने पड़ते हैं। एक दफा ठीक अगर है। इम्तिहान दे दिया, लेकिन ये यकीनी नहीं होता कि आपको एकदम से आपको जॉब मिल जाएगी। तो पहले 2 साल जो थे, हमने काफी स्ट्रगल किया, यहाँ पे जॉब नहीं मिली। तो मेरे चचा रहते थे अमेरिका में, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया कि यहाँ के ट्राई कर लो। हम लोग वहाँ चले गए, लेकिन वहां पर भी मुश्किल हुई। फिर हम लोग जब वापस आए 1978 में, हम वापस आए, और मेरे हस्बैंड ने टोरंटो में भी सिक चिल्ड्रंस, बिकॉज वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो ठीक उन्होंने है। हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया, और वो हम जी। इंटरव्यू दे के वापस कैलगरी आए। जब हम वापस आए तो जी। फिर थोड़ा बहुत लगा कि शायद अब उम्मीद है कि हमको जॉब मिल जाएगा। तो ठीक है। मेरे अपने हस्बैंड से कहा, आप पहले शुरू करिए, आप पहले ढूंढिए, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह उस वक्त तक एक बेटी थी। तो ठीक है। मैं चाहती थी कि वो एक दफा शुरू कर देंगे तो फिर मैं उनको, मेरा भी कुछ हो जाएगा। तो ठीक। जरा स्ट्रगल होता है सारे इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ, सबको मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि अपनी है ना, जिससे कहते हैं ना कि आप अपनी होप होप हमेशा है ना रखें कि अल्लाह ताला आपको यहाँ लेकर आए हैं, तो आप हम्म। थोड़े स्ट्रगल्स करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिलेगी, आप इंशाल्लाह। सेटल भी हो जाएंगे। और जी। अपना जो एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत जी। बड़ा, बहुत ही ज्यादा काउंट करता है आपकी आपकी जिंदगी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी हर चीज के लिए। आपकी अच्छी सोच जी। और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत काम आता है। और वो मेरे 100%। माशाल्लाह से अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि जी। अल्लाह ताला ने वो मुझे नवाजा है इस चीज से कि मैं कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती हूँ अच्छे जी। काम की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जैसे मैं शुरू में तारुफ भी कराया कि आप लोगों के लिए एक मिसाल है, तो जरूर आपको सुन के मजीद लोग सीखेंगे। मुझे ये बताएं कि आप को पेंटिंग और कैलीग्राफी का शौक है, ये जी आपने कहीं से सीखा है या आपको जस्ट शौक था, या आप एक खुदादाद जैसे वो नेचुरल आदमी में टेंडेंसी या सलाहियत होती है,
वो आप में मौजूद है। एक साथ ही मुझे ज़िमनी सवाल ये भी है, तो पेंटिंग और कैलीग्राफी में फर्क क्या है, इसको भी थोड़ा सा आप रोशनी डालें। जरूर। देखिए, मैं ना, मुझे शौक तो बहुत था शुरू से स्केचिंग करने का। ठीक और है। कॉलेज में और मेडिकल स्कूल में मैं जब जर्नल्स बनाती थी तो मेरे टीचर्स मुझसे वो जर्नल्स कहते थे कि आप यहाँ पे छोड़ दें हमारे लिए, हम दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं। तो अच्छा। मुझे पता तो था, लेकिन फिर बच्चों के साथ और काम के साथ और चीजों के साथ तो मैं पेंटिंग की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकी। ठीक है। हमने मेरी स्टोरी असल में बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी शुरू हुई कि जब हम लोग एक छोटे से घर से बड़े घर में मूव हुए, तो जी। मेरे मियाँ ने कहा कि तुम जाके पाकिस्तान से, आपने उन आर्टिस्ट का नाम तो सुना होगा, गुलजी का, जो हम्म। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, बहुत ज्यादा मशहूर आर्टिस्ट थे। जी जी जी। तो उन्होंने कहा उनकी तुम एक दो पेंटिंग्स घर के लिए ले आओ। लेकिन ठीक जब मैं गई और मैंने उनकी प्राइस देखी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता हम ये है। अफोर्ड करते हैं। तो ठीक मेरे है। मिल गए, तुम इतने अच्छे जर्नल्स बनाती थी, इतना अच्छा काम करती थी, तुम क्यों नहीं मेरी गुलजी बन जाती हो। उन्होंने राइट। बोला मुझसे, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक स्टूडियो में जाया करती थी, वहां पे एक आर्टिस्ट थे, वो आके देखा करते थे कि हम लोग किस तरह काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप में टैलेंट, बहुत हिडन टैलेंट है, आप ठीक शुरू है। करिए और कोशिश करिए। वो दिन है और आज का दिन है, इसको तकरीबन 30-32 साल हो गए कि जी मैंने उड़ के नहीं देखा। और मैंने माशाल्लाह से अपना जो ये आर्ट है, मैं जी। चाहती थी कि इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूं। ठीक और है। वो मैंने फिर बहुत सारे एग्जीबिशंस करे, जो भी पैसे जमा होते थे मैं पुअर लोगों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, जैसे मैंने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए फंड रेज करे, कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेज किए। और मैं अभी भी शौकत खानम, इंडस हॉस्पिटल, तकमील, फ्लड्स जब हुए थे पाकिस्तान में, उसके लिए जब भी कोई मेरे पास अप्रोच करता है कि आप अपनी कोई पेंटिंग दीजिए और हम उसकी ऑक्शन करेंगे और हम जमा करेंगे पैसे उसके लिए, तो मैंने, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने कभी भी उनको मना नहीं किया और अभी तक मैं कर रही हूँ उनके लिए। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा मुझसे, कैलीग्राफी, इस्लामिक कैलीग्राफी और पेंटिंग में क्या फर्क है। तो पेंटिंग है ना, आप बहुत सारे मीडियम्स में कर सकते हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि ऑयल है, एक्रेलिक है, पेंसिल है, हम्म। चौक है, वाटर कलर है। फिर हम्म। जो आपकी कैलीग्राफी होती है ना, कि अल्लाह हम्म। ताला ने अरबिक को इतना खूबसूरत बनाया है। और आपने देखा होगा कि जो कुरान होते हैं वो भी हर डिफरेंट तरीके से उसमें अरबिक लिखी जाती है। जी जी। जब मैं पढ़ती थी अरबिक और मैं देखती थी, तो मेरा दिल करता था कि मैं इसको अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल करूं, अरबिक ठीक है। को। हम्म। और लिखना भी मुझे आता है, पढ़ना भी मुझे आता है, समझ भी आती है। तो उसने मुझे बहुत हेल्प की। तो जब मैंने अपनी 2-3 कैलीग्राफी वाली पेंटिंग्स बनाई, वो जी। कैलीग्राफी को अपनी आर्ट में इस्तेमाल किया, वो लोगों हम्म। को बहुत पसंद आया। तो मैं Excellent। ज्यादातर वो वाली पेंटिंग्स इस्तेमाल, अपनी कैलीग्राफी इस्तेमाल करती हूँ अपने खुद से। उसका बैकग्राउंड, उसके कलर्स, उसके करके फिर उसके ऊपर मैं आयत लिखती हूँ, जैसे कि आप बिस्मिल्लाह लिख दिया, या कोई भी आयत हुई, जो भी ठीक है। मुझे लगता है कि मैं करना चाहती हूँ, फिर मैं वो करती जी हूँ। जी। जी। ठीक है। एक्सीलेंट। तो ये आप फोटोग्राफी या इतनी आप महारत रखती हैं पेंटिंग में भी, तो आपने कभी सोचा कि आप लोगों तक ये अपना हुनर लेके जाएं, उनको पढ़ाएं सिखाएं, जो बच्चे यहाँ पे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को चाहते हैं कि इस्लामिक एजुकेशन भी दें, साथ इस्लामिक कैलीग्राफी सिखाएं। तो एक तो मुझे ये बताएं कि क्या हम अपने जो मजहब है उसको कैलीग्राफी से किसी तरह जोड़ सकते हैं, और दूसरा ये कि आप टीचिंग के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि आप खुद करती हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाती हैं, या अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हो तो कैसे वो आप तक रीच आउट करें। जी, शुक्रिया। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कैलीग्राफी सिखाती हूँ मैं। अच्छा। जी जी, मैं कंटिन्यू करी हुई हूँ वो, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे बहुत शौक से, मैं उनको बहुत डिफरेंट तरीके से इन्वॉल्व करती हूँ। मैं जैसे कि छोटे छोटे कैनवस लिए या छोटे छोटे टाइल्स लिए, फिर मैं उनसे कहती हूँ कि, वो कहते हैं कि हमें हमारा नाम
लिखना सिखाइए हमें। और बहुत सारी जो भी आयत है कि अल्लाह के नाम है, कि जो भी वो चाहते हैं, फिर मैं उन लोगों को जी सिखाती हूँ। जरा उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन पैदा करना चाहिए। जब भी बच्चे होते हैं ना, जी अगर हम जी उनको बड़े मिसाल दे के और बड़े अट्रैक्टिव तरीके से कलरफुल बना के उसको बच्चों को सिखाए ना, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैंने कैनवस पे, जैसे मैंने अभी आजकल देखें कि प्लास्टिक की चीजें खत्म हो रही हैं और नहीं जी। चाहते लोग प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल करें। तो फिर हम्म, मैंने इन लोगों को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैंने कहा चले हम लोग बैग्स खरीद के लाते हैं किसी अच्छे स्टोर से जहाँ सस्ते बैग मिलेंगे। अब हम्म, आप इस पे कैलीग्राफी भी करिए, फूल पत्ते बनाइए, घर बनाइए, जो भी आपको दिल करे बनाइए, लेकिन चलें उसमें हम थोड़ी कैलीग्राफी भी ऐड करते हैं, अगर आप अपना नाम लिखना चाहें तो। इस तरह बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करके कोई भी चीज सिखाई जाए, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो कोई भी तरह का काम हो जिसमें बच्चे जरा इंटरेस्ट शो करें, तो वो आप आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में भी आर्ट एंड क्राफ्ट और ये पेंटिंग वगैरह देखी होगी, जी यहाँ भी आपकी नज़र से गुजर, और यहाँ पे भी आपने ये चीज़ खुद की और देखी, तो जी। कैसे कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज में? क्या लेवल है, यानी पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर काम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा बेहतर हो रहा है, या कैसे ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से मुस्तफीद हो सकते हैं इस शोबे में? देखिए, आर्ट एक ऐसी चीज है जो एक जब आर्टिस्ट होता है ना, वो अपने आप को, जो उसके दिमाग में है, जो उसकी सोच है, जो वो दिखाना चाहता है लोगों को, वो हम्म, दिखाता है। अब कुछ ठीक है। लोग सिर्फ लैंडस्केप्स, जैसे कि सीनरी को हम लैंडस्केप्स कहते हैं, जी जी। वो लोग पसंद करते हैं बनाना। कुछ ठीक लोग है। बनाना करते हैं, लोगों की शक्लें बनाना पसंद करते हैं, कुछ एनिमल्स बनाना पसंद करते हैं, सबकी अपने अपने। लेकिन मैं अपने आप को बहुत चैलेंज करती हूँ कि मैं लैंडस्केप्स भी करती हूँ, मैं पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ, मैं एनिमल्स भी बनाती हूँ, मैं हर तरह को अपने आप को चैलेंज करती हूँ। तो जो ठीक है। हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट और कनाडा के आर्टिस्ट हैं, अ, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई फर्क है इनमें, लेकिन ये है कि कैनेडियन आर्ट इज आल्सो डिफरेंट लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीज के डाइवर्सिटी बहुत है। जी। तो बहुत तरह के, जैसे जापानीज, चाइनीज, कैनेडियंस, इंडिजिनस पीपल, सब अपने अपना आर्ट शो करते हैं थ्रू वेयर दे आर, कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो ठीक उनका है। उसके ऊपर असर आता है उनके आर्ट के ऊपर। राइट। अब पाकिस्तान में जो है, ज्यादातर देखा जाए, लोग वहाँ की खूबसूरत खूबसूरत जो इमारतें हैं, जो वहाँ की खूबसूरती है, जैसे चित्राल, हुंजा, हर जगह, हर कंट्री की, हर सिटी की खूबसूरती होती है। तो वहाँ के लोग वो एक्सपोज अपने आप को उनके थ्रू करते हैं। और यहाँ ठीक है। कनाडा में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है अब ठीक तक। है। तो यहाँ पे हर तरह के आर्ट नजर आएगा आपको। जी ठीक है, good। जी। तो ये आपने जिक्र किया कि आप एग्जीबिशन वगैरह करती हैं, और फिर एग्जीबिशन आप खुद अरेंज करती हैं, उससे किस तरह का मतलब आपको फीडबैक, या उससे कुछ आमदन होती है? आपने कहा आप चैरिटी करती हैं, इस पे जी, थोड़ा सा तफसीलन बताएं। मैं शुरू में बहुत ज्यादा एग्जीबिशंस करती थी। अब जब से कोविड हुआ था तो मेरे एग्जीबिशन कुछ कम हो गए थे, लेकिन हम्म, मेरी वेबसाइट भी है, और लोग लोग अब मुझे कैलगरी में बहुत ज्यादा लोग जानने लगे हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो जो लोग भी मुझसे कुछ आर्ट बनवाना चाहते हैं, जी। वो मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे घर के लिए हमें इस तरह का आर्ट चाहिए। तो ठीक है। वो आर्ट होता है, मैं उस वो जो कमीशन मुझे मिलता है, मैं हम्म, उससे जो पैसे जमा करती हूँ, वो मैं चैरिटी के लिए पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो मेरा right, इसका एक तरह का पूल होता है और एक साइकिल होती है मेरी। इधर से मुझे मिलता है, उन्हीं के पैसों से मैं दूसरी तरफ देती हूँ। तो ठीक है। मैं अभी रिसेंटली मैंने एक किया था एग्जीबिशन, जब कोविड था तो हम लोग क्लोज स्पेसेस में नहीं कर रहे थे, तो मैंने अपने ड्राइवे पे एग्जीबिशन किया था, और अच्छा। बड़ा खूबसूरत मौसम था, खुली जगह थी। मैंने कहा फिर लोग आ सकेंगे और ठीक है। हिचकिच नहीं कि कोविड है। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे।
और लोगों ने बहुत अच्छा इन लोग को लगा कि इट्स एन आउटडोर थिंग, लोगों ने ठीक है। बहुत पसंद किया। इसी तरह लोग मुझे अप्रोच करते हैं, फिर मैं अपने थ्रू थ्रू इवेंट के मैंने कोई डिनर और म्यूजिक पार्टी रखी और उसमें मैंने अपना आर्ट पेश किया। लोग उस तरह से भी खरीदते हैं, थ्रू मेरे वेबसाइट से अप्रोच करते हैं, मुझे डायरेक्टली फोन करते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे रिसेंटली मैंने कोई एग्जीबिशन नहीं किया है, लेकिन अब ठीक है। लोगों को पता चल गया है मेरे बारे में, तो वो लोग मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर लेते हैं। जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जी। ये बताएं, हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। ये बताएं कि अगर कोई बच्चे पेंटिंग और कैलीग्राफी को बतौर प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहे, तो ये कैसा प्रोफेशन है? इससे कुछ वो अर्निंग कर सकते हैं, घर चला सकते हैं, और इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप उससे बहुत अर्न कर सकते हैं। ठीक हमेशा है। आर्टिस्ट जो होता है ना, वो बड़ा एक तरीके से गरीब आर्टिस्ट होता है अनटिल एंड Right. वो बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो, लेकिन वो स्टेज तक पहुंचने के लिए आपके बहुत साल गुजर जाते हैं। तो ठीक है। कैलीग्राफी जो ऐसी चीज है, वो आप एज अ शौकिया भी करें, एज अ साइड अर्निंग के लिए। आपको कभी एक आपकी एक दो पेंटिंग्स बिक गई तो वो आपको, लेकिन मैं जब तक कि आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचते कि आप बहुत दुनिया में मशहूर हो गए, तो आपकी अर्निंग्स इतनी नहीं होती है इस चीज से। और ठीक है। अगर आप ये एज अ हॉबी रखें और थोड़ी बहुत इससे आपको अर्निंग हो, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ठीक। आप, मैं ये चाहूंगी बच्चों को, तो मैं यही कहती हूँ कि आप पहले अपने कंसंट्रेट करें अपनी हायर एजुकेशन पे। ठीक। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये दिमाग ऐसी चीज है ना, कि ये एक ऐसी चीज है दो कोई भी दुनिया में आपसे ले नहीं सकता। राइट। आप कंसंट्रेट करें कि आप अपनी हायर एजुकेशन लें, एक डिग्री लें, दूसरी डिग्री लें, लेकिन एज अ शौकिया अगर आप ये आर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी जरूर कंटिन्यू करें। क्योंकि मैं अब बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास कोई हॉबी नहीं है, मैं उनसे ये जरूर कहूंगी कि आपकी, जब आप बड़ी उम्र के पहुंचते हैं तो आपके पास एक अच्छी हॉबी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ठीक है। रिटायर हो चुके होते हैं, आपके पास कुछ करने का नहीं होता। तो एक निटिंग है, जैसे औरतें निटिंग करती हैं, क्रोशे करती हैं, आर्ट करती हैं, ये चीजें होती हैं ना जो आपके दिमाग के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो राइट। ये मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जो थोड़े जरा उम्र के हो जाए ना, और उनकी जी। जब एजुकेशन खत्म हो जाए, जब उनकी बहुत जरा सुकून आ जाए जब उनकी जिंदगी में, तो अपने लिए ये एक हॉबी जरूर रखें। और मुझे लगता है कि मुझे आर्ट से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, और मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स रहती हूँ, और बहुत मुझे खुशी होती है जब मैं अपना कोई आर्ट पीस कंप्लीट करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है मैंने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया। जी। जबरदस्त, बहुत अच्छा। जी। आखिर में यह बताएं कि सलाम नमस्ते आप रेडियो शो करती हैं, जी। इसका क्या मकसद है? क्या इसमें कोई गाने शाने सुनाती हैं? क्या करती हैं वहाँ पे? नहीं, हमारा सलाम, जब हमने सलाम नमस्ते शुरू किया तो हमारा मकसद था कि हम लोगों के, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोगों को से इंटरव्यू करें, उनको प्रमोट करें। यहाँ पे बहुत सारे शोज होते हैं, और सलाम कम्स टुवर्ड्स दी हमारे मुसलमान, उसकी जी। तरफ नमस्ते हमारे और लोगों को जी। कवर करता है। तो हम राइट। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू भी करते हैं, वो किसी भी जगह से हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कहीं के भी हो, हमें जी। उससे कोई वो नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि हम, बहुत सारे लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और हम राइट। एक फ्यूचर सुपरस्टार भी शुरू किया था कोविड में, जिसमें ठीक हम है। बच्चों को सामने लाए थे जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और वो बहुत अच्छा गाते थे, बजाते थे, और उनके अंदर बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज थी। तो हमने वो ठीक। इंट्रोड्यूस किया। तो हम थ्रू आर रेडियो बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करते हैं, और कभी कभी जब हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग जस्ट टेक इट इजी करें, आज हाँ। सबकी फरमाइश के गाने सुने, तो हम लोग ओह, अच्छा अच्छा को। अच्छा, एक्सीलेंट। जी। जी। तो सलमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अरे, ही अच्छा लगा। आप। एक आखिर में छोटा सा फिर भी सवाल कर देता हूँ, वो ये कि आप जैसे पहले आप एक
मैं समझता हूँ कि एक ब्रेव खातून है। खवातीन के लिए खास तौर पे आप रोल मॉडल हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगी बैक होम अपने साउथ एशियन खवातीन को, कि उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कैसे उनको फोर फ्रंट पे क्या करना चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए भी खड़ी हों, अच्छी तालीम भी हासिल करें और फिर अपने अपने शोबाजात में खिदमात भी सर अंजाम दे सकें। देखिए, औरतें जो है ना बहुत माशाल्लाह से मल्टीटास्किंग पीपल होती हैं। वो जी। हर बहुत सारे काम कर सकती हैं। वो देखे ना, अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये डाला है, वो बच्चे भी पैदा करती हैं, घर के भी काम करती हैं, बाहर के जी। भी काम करती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक औरत अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और उसको है ना, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक औरत हूँ, नाउ आई एम मैरिड, और अब मैं मेरा सब कुछ मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों के लिए। वो ये भी कर सकती हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया है कि वो अपनी हॉबी भी रखना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। और मैं अब देख रही हूँ कि हमारी साउथ एशियन औरतें बहुत आगे बढ़ रही हैं। वो ठीक है। बहुत अच्छी जगहों पे ऑफिस में काम भी करती हैं, एजुकेशन भी करती हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम बहुत करती हैं। तो आप अपनी जो भी करना चाहती है एक औरत, बहुत अच्छे तरीके से हम्म। वो कर सकती है। और ये नहीं सोचे कि हाँ भाई अब मेरी शादी हो गई, अब मेरे बच्चे हो गए तो बस मैं और कुछ नहीं कर सकती। अगर ये आप जी। सोच को हटाएंगी ना, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और एक औरत को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि हिम्मत दी है कि अगर वो जी। चाहे तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। और मैं सबको ये एडवाइस करूंगी कि आप मत अपनी शादी के बाद ये मत सोचें कि बस अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि जिंदगी अब शुरू हुई है। अच्छा, जबरदस्त। जी। बहुत बहुत उम्दा आपने नसीहत की आखिर में। जी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है नाजरीन को भी ये प्रोग्राम पसंद आएगा। और नाजरीन से गुजारिश है कि अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, अपने फीडबैक से आगाह करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म आप सब के लिए हाजिर है। कोई बच्चा बड़ा, कोई अपना टैलेंट या कोई अपनी बात यहाँ रखना चाहता है तो यहाँ ज़रूर आए। और अगेन हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। ख्वातीन हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैडम सलमा, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और आप ये अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि हम इस तरह से लोगों को सामने ला सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी में कितना ज्यादा टैलेंट है जो हम सबको दिखाना चाहते हैं। शुक्रिया आपका बहुत, आपने थैंक मुझे यू। दावत थैंक दी। यू सो और आपका सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मच। अल्लाह हाफिज।